हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के सागरीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का सागरीय क्षेत्र कितना है, कितने में भारत का एकाधिकार है, कहाँ तक भारत अपना अनुसंधान वगैरह स्थापित कर सकता है। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत का सागरीय क्षेत्र जो है उसके मापने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। यहाँ किलोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता, नॉटिकल मील का ही उपयोग किया जाता है। और एक नॉटिकल मील के अंदर 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो फिर बात आती है कि जैसे ये अपनी सागरीय तटीय जो सीमा है वो इस प्रकार से है। तो इसको नापने के लिए कहाँ से मापा जाए, यहाँ से 200 नॉटिकल मील ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से कम होगा, ऐसे करके। तो इसके लिए ना एक रेखा बनाई जाती है जिसे बोलते हैं आधार रेखा। ये आधार रेखा है, जैसे ये वाली, ये आधार रेखा है। इससे मापा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक अपने भारत का एकाधिकार होगा, कहाँ तक अनुसंधान वगैरह स्थापित कर सकता है, और कहाँ से अपने ट्रेड वगैरह के लिए जो सीमा शुल्क लिया जाता है वो कहाँ तक लिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला आता है सीमावर्ती सागर। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत होता है। अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय जो तटीय रेखा है वो एक समान नहीं है, आड़ी टेढ़ी है। तो इसके लिए एक संलग्न आधार रेखा बनाई जाती है जो कि काल्पनिक होती है। तो इसके आधार से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक अपना क्या होता है, सीमावर्ती सागर बोला जाता है। और सीमावर्ती सागर में एकाधिकार प्राप्त होता है भारत को। और यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अलग कंट्री से जैसे यहाँ चाइना यहाँ आके अपने जो जहाज़ वगैरह, शिप वगैरह है, लड़ाकू, तो वो यहाँ पे स्थापित कर दे और फिर भारत की तरफ आक्रमण कर दे। इसलिए ना एक यहाँ पे एकाधिकार होता है, हर देश का होता है ये। तो वैसे हर देश का जैसे भारत का जो सीमावर्ती सागर है वो 12 नॉटिकल मील है, वैसे ही हर देशों का होता है। और ये एकाधिकार इसलिए होता है क्योंकि ये मतलब सुरक्षा की दृष्टि के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में आता है संलग्न सागर होता है कि यह क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत होता है। यानी 12 नॉटिकल मील, या मैंने आपको बता दिया कि नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.852 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न सागर होता है। अब देखते हैं संलग्न सागर में क्या होता है। संलग्न सागर में होता है कि भारत की वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इसमें अगर कोई जैसे यहाँ चाइना है, वियतनाम है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ श्रीलंका, तो यहाँ बांग्लादेश से कोई पाकिस्तान से ट्रेड करेगा, तो यहाँ से अगर जाएगा जहाज़ तो उसके लिए अगर 200 नॉटिकल मील ये 24 नॉटिकल मील के अंदर आएगा तो इससे भारत शुल्क लेगा, क्योंकि ये भारत की सीमा से गुजर रहा है। इसलिए यह था संलग्न सागर। इसके बाद में अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो इस प्रकार था, जैसे ये भारत की सीमा होगी, ये आधार रेखा होगी, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा, इस क्षेत्र में भारत का संसाधन प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे तेल वगैरह निकालने, संसाधन प्राप्त करने का अधिकार तो उसी में भी है जिसमें एकाधिकार पाया जाता है, जैसे 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। तो इन सभी में इसका सॉरी, जो नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक इतने क्षेत्र में भारत को संसाधन प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे भारत की जो गैस वो खोज करती है, वो एजेंसियाँ वगैरह, जो पेट्रोलियम निकाला जाता है और भी बहुमूल्य संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, वो इसी में प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब 200 नॉटिकल मील, ये नहीं कि हम 300 नॉटिकल मील दूर जाकर फिर अपने कोई संसाधन वगैरह खोज, ऐसा नहीं कर सकते। और ये मैंने आपको बताना भूल गया मैं, ये यूनेस्को द्वारा बनाए जाते हैं, UN। तो UN द्वारा ये नियम बनाए गए हैं। तो इसमें भारत को जैसे 200 नॉटिकल मील है, वहाँ तक भारत को कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकता है। कृत्रिम द्वीपों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले, महासागरीय संसाधनों का उपयोग करने वाले जो संयंत्र वगैरह है वो स्थापित कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि तटवर्ती सीमा के लाभ क्या होते हैं।
पहला लाभ होता है तटवर्ती सीमा भारत की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करती है। तटवर्ती सीमा के कारण ही भारत को में मानसून वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की कंडीशन इस प्रकार है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी श्रीलंका आ गया। तो मानसून विंड्स ऐसे आती है, वो आपको मैं चैप्टर करवाऊँगा। मानसून वाले चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, सब कुछ साइक्लोन वगैरह सब कुछ करवाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक ना कर सको तो मत करना, सब्सक्राइब ना कर सको तो मत करना, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखना। और जो भी इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखे, मैंने सारे वो वीडियो अपलोड करूँगा। मैं डेली बेस पे वीडियो अपलोड करूँगा। और वैसे सॉरी बिकॉज मेरे पास कोई वो बोलते हैं ना संसाधन नहीं है, ताकि मैं कोई बड़े लेवल पे अपनी वीडियो बनाऊँ। मेरे पास बस फ़ोन ही है और मैंने ये एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड किया, उसके बेस पे मैं ये बना रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं कहाँ आ गया मैं क्या बता रहा था। हाँ, मानसून पवन ये तो मैं आपको मानसून वाले चैप्टर में बता दूँगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी कि क्या क्या लाभ होते हैं। तो जल के समकारी प्रभाव के कारण दक्षिण भारत की जलवायु परिस्थितियाँ समकारी बनी रहती है। मतलब टेम्परेचर जो है वो एक समान बना रहता है। गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं आती और सर्दियों में भी ज़्यादा सर्दी नहीं आती। और तटवर्ती सीमा के कारण ही भारत में मानसून वर्षा, ये तो मैं आपको बता ही चुका। तटवर्ती सीमा भारत की जलवायु परिस्थिति को प्रभावित करती है। जलवायु परिस्थिति क्योंकि ये जैसे यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है, जैसे ऐसे तटीय रेखा है तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो ऐसे करके जलवायु को भी प्रभावित करती है। जलवायु के अंदर हम मिट्टियों को भी ले सकते हैं, विविधता को भी ले सकते हैं, तो इस बेस पे बता रहा हूँ। चलिए सेकेंड पढ़ते हैं। तटवर्ती सीमा पर बंदरगाह बनाए जा सकते हैं जो व्यापार के लिए उपयोगी होते हैं। ये तो सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद तटवर्ती सीमा के कारण भारत विभिन्न देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। जब आयात निर्यात करेगा तो संपर्क तो स्थापित होगा ना। तो उसके बाद पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे भारत का सबसे लंबा जो बीच है वो 17 किलोमीटर का है, चेन्नई में स्थित है। तो इस प्रकार जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास कोई तटीय सीमा नहीं है, तो वो भारत आते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है इससे, इसलिए पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तटवर्ती सीमा के कारण भारत समुद्री संसाधनों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है, जैसे मछलियाँ, पेट्रोलियम, सीएनजी, आयात निर्यात। इससे वो आर्थिक जो क्षेत्र होता है वो भी कंप्लीट मतलब उसको भी सहायता मिलती है, क्योंकि इसे वित्तीय सहायता मिलती है। तो इससे बहुमूल्य पत्थर भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि सूक्ष्म एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे बहुत सारे अब सामरिक दृष्टि की बात आ गई, तो अब जैसे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा मन करता है कि सारे टॉपिक इसमें सेट दूँ, जैसे आईआर, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ बता दूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, जियोग्राफी की वीडियो बना रहा हूँ। चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए आगे डिस्कस करते हैं कि इसके सामरिक दृष्टि, मतलब ये मान लो कि जो इंडियन नेवी है, बहुत सारे देशों में दो ही जो होती है, एक तो इंडियन आर्मी होती है और एक होती है एयरफोर्स। नेवी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, यद्यपि इंडिया में है, इसलिए ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसे किसी देश को घेरने के लिए या रणनीति, युद्ध नीति बनाने के लिए ये लाभदायक होती है। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव, तटवर्ती सीमा के कारण भारत को सुनामी, साइक्लोन, बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे चक्रवात हो गया, जैसे हाल ही में अम्फान तूफान आया है, जैसे यहाँ से ऐसे है, जैसे अम्फान तूफान आया है, निसर्ग आया महाराष्ट्र में, तो ये सब तटीय सीमा के कारण ही हुआ है, तो इसके नकारात्मक पॉइंट है। उसके बाद में जल सीमा विवाद, जैसे श्रीलंका और भारत के बीच जल सीमा विवाद चल रहा है। वो ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि जैसे भारत की सीमा ऐसे है, तो यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी, तो इसके लिए विवाद चल रहा है। हाल ही में ये द्वीप तो नष्ट हो गया है, क्योंकि ये कोई वैसे बना था, जो ये एक ज्वारीय द्वीप है, तो ये ज्वार भाटा आने के कारण बना था। अब हाल ही में तो ये लुप्त हो चुका है, तो इससे विवाद होते रहते हैं। जिससे बांग्लादेश से विवाद चल रहा है, बहुत सारे जल विवाद होते हैं। जैसे चाइना को लेकर, जो दक्षिण चाइना सागर जिसे बोलते हैं, उसमें विवाद चल रहा है। तो जो देश होता है, जो तटीय सीमा होता है, उनके विवाद भी अक्सर होते रहते हैं।
तो आगे डिस्कस करते हैं। सीमा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। इसको हम ज़्यादा व्यय तो नहीं होता और वैसे रोज़गार भी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इस दृष्टि से इतना ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको तो इतना नहीं है मतलब वो। आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप बोलते हैं ना, ये जो अपना सीमा क्षेत्र था ये कंप्लीट हो चुका है। तो और अब हम देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, क्योंकि बहुत बार नाम लिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये हुआ वो हुआ, तो उस हिसाब से अपने देखते हैं। मैंने सोचा ये भी ऐड कर लूँ। तो भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी वो परिभाषा है कि किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अपनी एक पृथक पहचान रखता है, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत के उत्तर में मैप से बता देता हूँ। भारत के उत्तर में हिमालय, पूर्व में पूर्वांचल है अपने, और अराकनयोमा है ऊपर। इधर देखें तो सॉरी, यहाँ पे मैप ढंग से बन नहीं रहा, तो क्या वैसे आप समझ तो जाएंगे। पूर्वांचल है, अराकनयोमा है तथा एशिया के अन्य भागों से अलग करती है। ये जो इतनी चीज़ें हैं ना, ये इतने क्षेत्र को अलग करती है, तो इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो और इसकी एक विशेषता ये भी है कि दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इंडिया है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसकी वजह से ये इसको पृथक पहचान देता है। तो अब देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः कितने देश हैं। तो भारत, पाकिस्तान भी है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। वैसे तो ये 7 हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान बहुत कम आता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान, जैसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे अफ़गानिस्तान रह गया यहाँ पे 106 किलोमीटर की जो सीमा लगती है भारत से, डुरंड रेखा जिसे बोलते हैं, तो ये इतना ऊपर रह गया। तो हिमालय यहाँ से हो गया, इधर ये हो गया, उधर ये हो गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जितने इसके नीचे देश आते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे वो आगे, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव हो गया, तो इसे उपमहाद्वीप बोला जाता है। जब भी उपमहाद्वीप की बात की जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाती है, तो इसमें अकेला भारत ही नहीं होता, इसके अंदर ये इतने सारे ये देश होते हैं। और ये कल के वीडियो का क्वेश्चन, कि मैंने कल क्वेश्चन दिया था कि भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग 20 डिग्री है, लेकिन फिर भी इसमें उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूर्व से पश्चिम की दूरी से अधिक है। इसका रीज़न क्या है? मतलब जो इंडिया ऐसे है, सॉरी यह मैप नहीं बन सकता, ऐसे बता देता हूँ। ये वाली जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी पूर्व से पश्चिम की दूरी से अधिक है, ये ज़्यादा है और ये कम है। इसका रीज़न क्या है? वैसे जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी ये जो विविधताएं क्यों पाई जाती है? तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी समान बनी रहती है। जो अक्षांश होते हैं इनकी दूरी समान बनी रहती है ग्लोब पर, लेकिन ये जो होते हैं इनकी दूरी समान नहीं होती। ये ध्रुव की ओर जाने पर इनकी दूरी में बदलाव आ जाता है। मतलब अक्षांश बीच में तो अक्षांश और देशांतर की लंबाई 111 किलोमीटर, ये आपको बता देता हूँ, ये बनी रहती है। लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर ये वाली रेखा है, यानी अक्षांश जो देशांतरीय रेखा है, इनकी लंबाई बढ़ जाती है। इसी के कारण इनकी दूरी में बदलाव पाया जाता है। मतलब भारत के जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर यही है। मतलब क्यों ऐसे वीडियो लंबा करवा रहे हो? चलो ठीक है, आगे वाले वीडियो में मैं, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आगे मैं कौन सा टॉपिक उठाऊँ। चलो ठीक है, सी यू, टाटा।